हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक कुमार। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग 10th क्लास बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर साइंस सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं, है ना। तो आज का वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा सब्जेक्टिव का आने वाले हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले, है ना, तो आप लोग को तो पता ही है जी कितना क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। 80 को आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है ना। 24 को आपको 24 क्वेश्चन क्या पूछते हैं, है ना। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न बोलिए, है ना। 6 आपका दीर्घ पूछता है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितना पूछता है 80। तो 80 में आपको कितना अटेम्प्ट करना रहता है 40, आधा, है ना। 24 का आधा कितना होता है 12। तो 12 क्वेश्चन इसमें आपको अटेम्प्ट करना होगा। सबका आधा करना रहता है, 6 का 3। टोटल क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना होगा आपको 3। अब देखो 40 12 कितना हो 52 3 55, है ना। आपको 55 क्वेश्चन अटेंड करना होगा, जिसमें से 40 का ऑब्जेक्टिव हो गया आपको, और लघु उत्तरीय प्रश्न 12 हो गए हैं, और 3 को दीर्घ प्रश्न है ना। टोटल प्रश्न आपका कितना पूछता है 110, है ना। तो चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले। किधर है, अरे यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोलता है जी, निम्नांकित में किसका अपर्तनांक अधिक होता है ना। तो हवा का या हीरा का, शीशा का, जल का। तो इसलिए इसमें हीरा होगा आपका, है ना। सबसे ज़्यादा अपर्तनांक हीरा का होता है। लेकिन एक बात और जानिए, जिसका अपर्तनांक ज़्यादा होता है इसमें प्रकाश की चाल कम होता है ना। और जिसका अपर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होता है। जैसे निर्वात का अपर्तनांक बहुत कम होता है, सबसे कम निर्वात का ही होता है अपर्तनांक, लेकिन उसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होता है ना। लेकिन इसमें अगर जो इसका अपर्तनांक ज़्यादा है तो प्रकाश की चाल इसमें कम होगा, है ना। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक, है ना। तो आपका ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ऋणात्मक। कैसे, आप चिन्ह परिपाटी के अनुसार बात कर सकते हो, है ना। ये मान लो, पहले आप चिन्ह परिपाटी छाप लो, ये आपका चिन्ह परिपाटी है। देखिए इस पर अगर जो आप कनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण को ड्रा करते हैं तो इसका कुछ स्मार्ट बनाता है ना। चलो ये आपका है अवतल दर्पण, अभी नहीं हुआ अवतल दर्पण, इसका डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ेगा जी। लो ये हुआ अवतल दर्पण, है ना। तो देखिए अगर जो बात करें तो वो आप चिन्ह परिपाटी भी यूज कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो। मान लो इस पर आप प्रकाश डाल रहे हो, समांतर किरणपुंज डाल रहे हो, है ना। ये लो आप समांतर किरणपुंज है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु पर आकर के मिलेगा, है ना। इसी को तो बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं, बिंदु। और जो आपको यहाँ पे ओरिजिन दिख रहा है, बिंदु नीचे नहीं लिखा रहा है जी, यहाँ पे जो ओरिजिन दिख रहा है ये मूल बिंदु, इसको बोलते हैं हम लोग ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। सभी दूरियाँ हम लोग ध्रुव से नापते हैं। तो ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आपको दूरी दिख रहा है यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ जो आपको दूरी दिख रहा है ये दूरी, ए, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, है ना। तो फोकस दूरी देख लो आप। अब हम लोग समझते हैं कि फोकस दूरी इसका ऋणात्मक कैसे होता है। तो देखिए प्रकाश की दिशा कहाँ लेते हैं हम लोग, प्रकाश जिस दिशा में जाता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो देखिए यहाँ प्रकाश का डायरेक्शन उस साइड में है, मतलब इसका डायरेक्शन उस साइड है। तो देखिए ध्रुव से सीधे उस साइड जाएंगे तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो बाकी बचा इधर लेफ्ट साइड क्या होगा आपका निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो फोकस दूरी किधर है आपका, ध्रुव से नापते हैं सब दूरियां, तो फोकस दूरी आपका इधर है, इसलिए फोकस दूरी क्या होगा आपका निगेटिव होगा, है ना। और इसी तरह से उत्तल दर्पण को बना लोगे तो उत्तल दर्पण का पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस से मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है जी। कोई जो लेंस की बात करे मुख्य फोकस की संख्या 2 होगा, और कोई भी दर्पण की बात करे दर्पण की फोकस की संख्या 1 होगा, है ना। ऐसे ही ले लो, कोई भी लेंस लो, ये उत्तल लेंस है आपका, है ना। तो इसमें क्या होते हैं, फोकस 2 होते हैं। ये तो आपका प्रकाश केंद्र है, इधर मान लो आप F2 है, इधर मान लो आप F1 है, चाहे उधर ही F1 मान लो, इधर F2 मान लो, है ना। प्रकाश इधर से डालोगे तो एक बिंदु पे आकर के मिलेगा, समांतर किरणपुंज डालोगे तो उधर से समांतर किरणपुंज डालोगे तो यहाँ कहीं एक बिंदु पे मिलेगा। मतलब कि जहाँ पे बिंदु पे मिलता है उसको तो फोकस दूरी करते हैं, मतलब फोकस बिंदु कहते हैं। तो इसके फोकस मुख्य फोकस की संख्या कितने हैं, 2 होते हैं। चलिए लेंस का 2 होता है। 4 क्वेश्चन क्या आपका, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है।
दाढ़ी बनाने के लिए आपका इसमें क्या होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जी इसमें सही आंसर होगा जी अवतल होगा। क्या होगा आपका अवतल। अवतल को क्यों करते हैं तो आपको पता होगा, अवतल में सभी तरह का प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी बनता है, आभासी बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। तो देखिए अब बड़ा कब बनता है, दिखाइए बड़ा बनेगा तब ना हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए यूज करेंगे ताकि अच्छा से दिखे, है ना। आजकल के लड़कियां भी लिपस्टिक में यूज कर रहे हैं ना, हम लोग लिपस्टिक कहने बोलते हैं, दाढ़ी बोलते हैं जी, है ना, शुरू से ही दाढ़ी बोल रहे हो हम लोग, है ना। तो लिपस्टिक में भी यूज करते हैं बेसिकली, कहीं उन लोग का लिपस्टिक डिसमैच नहीं होना चाहिए। चलिए वो सब आउट ऑफ सिलेबस है जी। अब यहाँ पे क्या बात करते हैं, यहाँ पे मान लो इसको, मान लो आप इसको फोकस है, यहाँ पे आपको ध्रुव होता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में अगर जो वस्तु रखेंगे तो जो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा, है ना। देखिए अब इतना इसको इमेज फॉर्मेशन करके नहीं बताएंगे पूरा, है ना, कहा कि थ्योरी भी सब पढ़ाएंगे जी, ऑब्जेक्टिव में फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो आपका कौन सही होगा, आपका अवतल दर्पण। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है आपका, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, है ना, अभी बता अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी जो होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, तो देखिए वक्रता केंद्र से और ये आपका हो गया पोल मतलब ध्रुव, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, है ना। इसका रिप्रेजेंट हम लोग आर से करते हैं, क्या से, आर से। अब देखिए ये ध्रुव और फोकस के बीच के जो दूरी हुआ इसको हम लोग कुछ बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब देखिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या है, दुगना है, लेकिन अगर जो वक्रता त्रिज्या बोले तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगना हुआ, वही बोलेंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी है ना, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे आर बराबर एफ नहीं होगा, ये एफ बराबर 2r, ये दोगुना कैसे हो जाएगा, आर तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ए बराबर आर बटा 2, हाँ आर बटा 2 मतलब कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का होगा, आधा होगा, ये सही है, ये तो गलत हो गया। नाउ आगे क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है आपको, देखिए निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, बताइए। अभिसारी का मतलब होता है किसी भी प्रकाश के पुंज को एक बिंदु पर ला करके मिलाना, है ना, अभिसरित करना, तो उसको अभिसारी कौन लेंस करता है। तो देखिए अगर जो उत्तल लेंस लेते हैं हम लोग, तो आप समांतर किरण पुंज इस पे डालिएगा तो क्या होंगे जी, ये एक बिंदु पर अभिसरित कर देगा, मतलब एक बिंदु पे मिला देगा, तो उसको तो इस लेंस को हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को, अगर ये अवतल लेंस की बात आए तो अवतल लेंस में क्या होगा, समांतर किरण पुंज डालोगे तो क्या होगा, ये अपसरित कर देगा, सॉरी प्रकाश केंद्र से डालोगे तो सीधा ही निकल जाएगा, ये अपसरित कर देगा, आपका अपसरित कर देगा, तो वो अपसारी लेंस हो जाएगा अवतल लेंस, और उत्तल लेंस अभिसारी। तब पूछ रहा अभिसारी तो आपका हो जाएगा उत्तल लेंस, है ना। चलिए नो आगे फटाफट करते हैं, टाइम नहीं लेंगे ज़्यादा। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो देखिए सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला बैंगनी होता है और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल कलर का होता है। फटाफट करेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, आपका सबका रीजन बताएंगे तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा जी। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। याद रखिए जब भी रंग बिरंग संसार की बात हो, रंग बिरंग की बात हो, आकाश नीला दिखाई देता हो या सूर्य रक्ताभ दिखाई देता हो, मतलब लाल दिखाई देता हो, तो ये सब प्रकीर्णन के चलते होगा। लेकिन अगर टिमटिमाने की बात आए, है ना, पेंसिल पानी में डालोगे तो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है, ये सब घटना, सूर्य का लेट से उगना, वास्तविक में पहले ही दिख जाना, है ना, और सूर्यास्त होने के बाद भी बाद तक दिखाई देना, ये सब जो घटना है प्रकाश का अपवर्तन के चलते होता है। तो ये तारा का टिमटिमाना क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होगा आपका। कहाँ पे है जी अपवर्तन, ए होगा आपका। तारे का टिमटिमाना क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकीर्णन नहीं मारिएगा, प्रकीर्णन के चलते रंग ये सब पे डिफेक्ट होता है। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो किसमें जी, वायु में, कांच में, निर्वात में, ए और बी दोनों में। निर्वात में सबसे ज़्यादा आपका निर्वात में होता है। नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, चलिए प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, बताइए। 2 होते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन का भी 2 होता है, प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र आपका स्थितिज ऊर्जा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी को, है ना, पहुंची इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है आपका। नाउ नेक्स्ट वन, जला हुआ मोमबत्ती बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, या ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये बदलता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, है ना। मोमबत्ती क्या है जी, मोमबत्ती एक रसायन है ना, तो वो क्या बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में।
एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल तुलना में होता है। ईएमएफ फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। तो विद्युत वाहक बल की तुलना में अगर जो धारा प्रवाहित कर दिए, देखिए एक मैक्सिमम रीजन पे वोल्टेज होता है, सॉरी जो बहुत अधिक उच्च विभवांतर होता है, समझिए वहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब विद्युत वाहक बल की बराबरी होता है। लेकिन जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो उसका मान कम जाता है, तब विद्युत वाहक बल से कम जाएगा, मतलब कि आपका आंसर बी होगा। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। जी क्या चीज में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। ये होगा कैसे सर? तो आप जानते हो आर एस बराबर श्रेणी क्रम में, एस मतलब सीरीज, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। तो मान लो कि ले लिए एक का 1 ओम है ना, 2 ओम है, 3 ओम है, आपका प्रतिरोध दिया हुआ है। तो जोड़ दो आप 1 प्लस 2 प्लस 3, क्या आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। लेकिन यही आरपी की बात करें पैरेलल मतलब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करोगे तो आप जोड़ लो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, मतलब आप जब पूरा जोड़ोगे तो आपका इससे वैल्यू कम आएगा, है ना, उतना जोड़ सकते हो आप। तो आपका होगा कौन? श्रेणी क्रम। हाँ लेकिन यहाँ पर आता प्रतिरोध को कम करना है तो प्रतिरोध कम करने के लिए आपको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, प्रतिरोध को ज़्यादा करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। नौ आगे चलते हैं हम लोग। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय जिस छड़ का उपयोग होता है वह क्या है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग नर्म लोहे का इस्तेमाल करते हैं, है ना। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है ना? उच्चतर ताप पे आपका नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति क्या है? सौर ऊर्जा को, है ना, सोलर एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना है तो कौन होगा जी? सौर कुकर नहीं होगा, सौर सेल होगा आपका, है ना। नौ आगे चलते हैं हम लोग। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो देखिए जी कोई पवन चक्की जो होते हैं, पवन जो होता है जो आपका जो क्या बोलते हैं विद्युत जनित्र को चलने के लिए पवन के जो प्रवाह होने चाहिए कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा से होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 150 किलोमीटर पर आवर, नहीं ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 12 से 14 है, 15 नहीं है, कम से कम 15 होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं होगा, आपका इसका आंसर डी होगा। सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक, सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, विभवांतर इनमें से कोई नहीं। तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया कार्य होगा आपका, है ना। नो नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? प्रतिवर्ती धारा, चर दिश धारा की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ती धारा, है ना, आपको घर में पता ही होगा। वर्ण विक्षेपण असंभव है, वर्ण विक्षेपण असंभव है कांच में, निर्वात में, जल में, फाइबर में। आपका निर्वात में होगा जी, है ना, निर्वात में असंभव है ना। कांच में हो जाएगा, जल में हो जाएगा, फाइबर भी हो जाएगा। फाइबर मान लो ट्रांसपेरेंट रहा तो, पारदर्शी रहा तो, लेकिन निर्वात में कैसे होगा सर? निर्वात में पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? निर्वात में कुछ भी नहीं है, वहाँ पे वायु भी नहीं है। वायु रहता तब वहाँ पे प्रकीर्णन होता, प्रकीर्णन होगा तब ना हम किसी चीज़ को रंग देखेंगे, 7 कलर होते हैं तब ना वो 7 रंग देख पाएंगे हम लोग। तो जब वहाँ पे प्रकीर्णन ही नहीं होगा तो वर्ण विक्षेपण कैसे पॉसिबल है ना। तो आपका जो आंसर होगा उसमें निर्वात होगा। निर्वात में वर्ण विक्षेपण संभव नहीं है आपका। वायु में रखा एक कांच का फ्रिज में आपतित किरण को मोड़ देता है। तो वायु में रखा, मान लो आपका एक फ्रिज में है ना, अब यहाँ से आप लाइट लेके जा रहे हो, है ना, प्रकाश डाल रहे हो तो क्या होगा जी आपका, है ना, ये आपका बेंड करेगा। तो आप ध्यान से देखो कुछ ऐसा, तो बेंड किधर करा? प्रिज्म का आधार ये होता है, तो आधार की ओर ही न मोड़ रहा है, तो आधार की ओर होगा, है ना। क्या होगा? आधार की ओर। तो आपका कौन होगा? ऑप्शन डी, आपका ऑप्शन डी होगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? Zn प्लस O2 ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है किसी भी धातु से। तब जब ऑक्सीजन का संयोग होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण का उपचयन भी बोलते हैं दूसरा नाम। और जहाँ ऑक्सीजन का वियोग हो और हाइड्रोजन का संयोग हो उसको हम लोग अपकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपकरण, उसको अपचयन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब उपचयन हो रहा है। तब घटन, विस्थापन, अवक्षेपण नहीं होगा, उपचयन। क्या होगा? उपचयन।
9 आगे चलते हैं। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खाने वाला NaHCO3, NaH4Cl, Na2CO3, इनमें से कोई नहीं। कहा टाइम पास कर रहे हो, ये होगा NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट आपका हो जाएगा, है ना सर। 9 आगे चलते हैं हम लोग। 25 क्या बोलता है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु। धातु कौन है जी? पारा है आपका, है ना। इसमें पारा कहाँ है? ये होगा। अधातु को बात करेगा तो ब्रोमीन मारेंगे, और धातु को बात करेगा तो पारा मारेंगे, जो कमरे के ताप पे क्या होते हैं? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अब सारणी के शून्य समूह को क्या कहते हैं? शून्य समूह का तत्व कौन है ना? हाइड्रोजन होगा, हीलियम होगा, क्लोरीन होगा, ऑक्सीजन होगा। आपका हीलियम होगा, है ना। आपका आंसर क्या होने वाला है? सही, हीलियम, है ना। तो आपका 18वां ग्रुप का जो 18वां वर्ग का जितना भी तत्व है, जिसको हम बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, है ना, तो सारा का सारा गैस है। और सबके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अरे अंतिम कक्षा में तो हीलियम का 2 होता है। ऐसे मतलब बोला जाए तो इसका संयोजकता कितना होता है? 0 होता है। तो जिसका संयोजकता 0 होता है उसका शून्य समूह में भी बोला जाता है, शून्य वर्ग में, है ना। 18 वर्ग नंबर 18 में रखा गया, इसको शून्य समूह का तत्व भी बोला जाता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तन होकर निम्नलिखित तो कैसा हो जाता है? तो ध्यान से देखिए, सोडियम कार्बोनेट क्या है? NaCO3, सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट को मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर होता ये है ना जी, आपका गुलाबी कलर हो जाता है। क्या हो जाता है? गुलाबी कलर। 9 आगे चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होते हैं जी, है ना? विश्व तापन, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड। गंधक की परमाणु संख्या, गंधक मतलब सल्फर, तो सल्फर के 16 होता है, 16। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होते हैं? आयनित होते हैं या अविलय होते हैं? विलय होते हैं, इनमें से कोई नहीं। अरे विलय भी होते हैं, लेकिन विलय थोड़ी ना आंसर होगा, आपका होगा आयनित। आयनित क्यों? आप देखिए, मान लो आयनित होगा तभी हम लोग का विद्युत धारा प्रवाह होगा। मान लो आप कोई कंटेनर ले लो, अब इसमें क्या करो? इसमें वाटर ले लो, जल ले लो। जल में क्या करोगे आप? अम्ल मिला लो। अम्ल मान लो HCl ले लियो, तो HCl क्या करता है? H+ और Cl- में टूट जाता है। तो आयन टूट गया, तो आप क्या करेगा? ये जो आपका जो द्रव है वो विद्युत का प्रवाह करेगा। तो ये अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है? विद्युत का संचालन करता है। क्यों करता है? तो आयनित हो जाता है, मतलब आयन में टूट जाते हैं, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? सॉरी क्या है जी? आयनित होता है। अरे बी दिया है, यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, कोई बात नहीं, ए होगा, है ना। चलिए, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। देखिए, अगर जो धातु के ऑक्साइड की बात करें तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है? धातु का ऑक्साइड जो होता है आपका, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है ना। क्षारीय, क्षारीय, है ना। फिर अधातु का ऑक्साइड आपको होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय, अम्लीय, अम्लीय होता है, अम्लीय। तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है जी, और धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है। देखिए अम्लीय, अब आ से अधातु, आ से अम्लीय, ये तो ऐसे ही याद कर सकते हो, है ना। और धातु का तो उल्टा हो ही जाएगा, क्षारीय। ठीक, क्या होगा? धातु का ऑक्साइड क्षारीय होगा। आगे, सोने में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? तो कॉपर। क्या होगा आपका? कॉपर। चलिए आगे चलते हैं। NaCl प्लस AgNO3 प्लस AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तब विस्थापन होगा, संयोजन होगा, द्विविस्थापन होगा, वियोजन होगा। तो आपका जो इसमें सही आंसर होगा विस्थापन होगा, सॉरी द्विविस्थापन होगा। द्विविस्थापन क्यों? आप लोग पढ़ा हुआ, द्विविस्थापन का डिफरेंस होता है उस यौगिक में आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आपस में जो यौगिक होते हैं आयनों का आदान प्रदान करते हैं। देखो यहाँ पे सोडियम आ जाएंगे और यहाँ पे Ag आ जाएंगे। तो देखिए AgCl हो गया, है ना, यहाँ पे सोडियम आ गया, मतलब कि यहाँ पे सोडियम इसका जगह ले लिया, Ag की जगह सोडियम ले लिया, मतलब सिर्फ आयन का क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ। आयन का आदान प्रदान कैसे होता है? Na प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूट जाएगा, Ag प्लस में टूट जाएगा, NO3 माइनस में टूट जाएगा, है ना, फिर एक्सचेंज हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा द्विविस्थापन। चलिए आगे चलते हैं। आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? सिलिकॉन है एक धातु, एक धातु, एक उपधातु, इनमें से कौन है? आपका उपधातु हो जाएगा। क्या होगा जी? आपका उपधातु, उपधातु। चलिए आगे चलते हैं। 35 वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं, है ना। संक्रमण तत्व, हैलोजन, क्षारीय मृदा धातु, उत्कृष्ट गैस। जिसका अंतिम
मतलब बोला जाए तो अंतिम जो सेल होते हैं, बाहरी सेल होते हैं, भरे होते हैं, उसको हम बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, जो कि 18 वर्ग में है। आपका जो लास्ट वाला जो वर्ग है आधुनिक आवर्त सारणी का, वो सारा का सारा गैस क्या है? उत्कृष्ट गैस। खड़िया का रासायनिक सूत्र, खड़िया क्या हो? खड़िया, खड़िया, खड़िया जिसको चूना पत्थर भी बोलते हो आप, है ना। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा आपका? संगमरमर के भी पूछ देता है तो आपका हो जाएगा CaCO3 किधर है? यहाँ CaCO3। लाइट से बहुत प्रॉब्लम होता है जी, दिखता नहीं है सही से। चलिए, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? देखिए अम्लीय ऑक्साइड चुना, अभी हम बोले थे आपको कि अम्लीय ऑक्साइड किसका होता है ना। तो जिसका अधातु का अम्लीय होता है और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। तो आप ध्यान से देखो, ये अधातु है, कैल्शियम धातु है, सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, लेकिन सल्फर अधातु है। तो अधातु में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ मतलब ऑक्साइड है। तो अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। तो आपका आंसर ए होगा। सबसे अधिक बोलने की क्या जरूरत था, सिर्फ अम्लीय बोलता है ना, 3-4 को नहीं दे लेता ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है? एल्काइन, एल्काइन बोले तो मतलब उसमें ऐसा बंधन बनेगा इसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे, मतलब त्रिबंध बनेगा। तो एल्काइन, एल्केन के पता है, एल्केन के क्या होता है? CnH2n+2। एल्केन, एल्किन, Cn 2 माइनस करते जाते हैं, एल्किन हो जाएगा। फिर बचा एल्काइन, माइनस करो 2n-2। तो आपका एल्काइन का लास्ट वाला फॉर्मूला होगा। तो ध्यान से देखो, एल्केन में तो सिंगल एक कार्बन रह सकता है, लेकिन एल्किन और एल्काइन में जब भी रहेगा स्टार्ट 2 कार्बन से होगा। और एल्किन में डबल बॉन्ड कम से कम एगो बनेगा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो आप ध्यान से देखो, एल्काइन में अगर जो बात करें तो देखो एक कार्बन तो होगा नहीं कभी जिंदगी में। तो 2 कार्बन ए भी है, ए भी है, ए भी है। तो मतलब 2 कार्बन के मामला है तो n की जगह 2 बैठाओ। तो H 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा, 2 ही बचेगा ना। तो C2H2 आपका कौन होगा? C2H2 कने है जी आपका A। तो आपका C क्या हो जाएगा? सही आंसर हो। चलिए अब आगे चलते हैं। CH3O C2H5 का IUPAC नाम क्या होगा, है ना। तो IUPAC नाम देखिए आप यहाँ पे दिख रहा होगा, वो है इथर ग्रुप है। कौन ग्रुप है? इथर का, है ना। इथर का क्रियाशील समूह आ गया है। तब अब इसको हम लोग IUPAC नाम लिखने का तरीका था आप लोग का क्या था? एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। देखिए जी, है ना, एल्कोक्सी एल्केन। देखिए हिंदी में थोड़ा सा है ना कुछ दिक्कत होगा तो मत बोलिएगा, हिंदी का एक मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। एल्कोक्सी एल्केन, तो एल्कोक्सी, तो एल्कोक्सी जो एल्कोक्सी है ना उसको छोटा, जिसमें कार्बन की संख्या कम होगा, वो वाला हम लोग, वो यही दिख रहा है इसमें कार्बन की संख्या कम है, तो ये पार्ट को हम लोग एल्कोक्सी में डालेंगे, और इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा है, ये पार्ट को हम लोग एल्केन में डालेंगे। तो एक कार्बन रहता है तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मेथ। मेथ मतलब एक होता है, तो एल की जगह मेथ जोड़िए तो मेथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके? मेथॉक्सी। क्या होगा राजा जी? मेथॉक्सी। अब बचा एल्केन, तो हम बोले जो बड़ा है ना, जो आपको कंपाउंड बड़ा दिख रहा है, मतलब इसमें कार्बन की संख्या 2 है, तो इससे बड़ा है तो इसको एल्केन ग्रुप में डालेंगे। तो मेथ के बाद एथ, 2 कार्बन तो मेथ के बाद एथ, एथ के साथ एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। तो आपको हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। तो मेथॉक्सी एथेन कहाँ है आपका? पहले ही हो जाएगा। आपका आंसर ए सही है कि ना। चलिए आगे चलते हैं आप लोग। 40 क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ईंधन के रूप में आपको इस्तेमाल किया जाता है एथेनॉल जी। क्या? एथेनॉल। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करके। तो देखिए Na जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड OH, NaOH जिंक से भी क्रिया करके क्या बनाएगा? जिंक से भी क्रिया करके। तब देखिए जिंक से भी क्रिया करेगा तो सोडियम का तो वैलेंसी संयोजकता 1 होता है, जिंक का 2 होता है। तो जिंक के साथ 2 सोडियम आएगा। तो कहीं भी देखिए जिंक के साथ 2 सोडियम है, यहाँ भी है, लेकिन जिंक 2 गो है। जिंक एक ही को रहना चाहिए, यहाँ जिंक 1 गो है, सोडियम 2 गो है, नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ देखिए जिंक 1 गो है, सोडियम 2 गो है। जिंक यहाँ भी 1 गो है और सोडियम 2 गो है, दोनों ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन O2 होना चाहिए, यहाँ O1 नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोबिया सोडा है क्या होता है? देखिए Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में खाली 10 गो आपका मोलिक्यूल जुट जाएगा वाटर का, है ना। तो यहाँ पे 10:2 कहीं भी दिख जाए सोडियम कार्बोनेट के साथ एक होगा धोबिया सोडा, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए
43 क्वेश्चन क्या बोलता है, अम्ल राज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है। तो देखिए HNO3 आपका ये 1 अनुपात में मिला होता है और HCl 3 अनुपात में रहता है, तो 1 अनुपात 3 हो गया। लेकिन अगर जो ऐसे पूछता अम्ल राज में HCl पहले पूछता, HNO3 बाद में बोलता और क्रमशः बोल देता तो फिर 3 अनुपात 1 हो जाता। लेकिन पहले HNO3 है, बाद में HCl है, क्रमशः नहीं बोला है, तो यहाँ पे 1 अनुपात 3 होगा। तो आपका कौन होगा सही, ए होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। किसी भी क्रिया में भाग लेना पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रिएक्टेंट जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहाँ है इसमें, देखिए आप, ए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है, तो बताया था अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। आ से धातु, आ से अम्लीय। तो अधातु इसमें देखिए पहले ऑक्सीजन के साथ कौन अधातु लगा हुआ है, कॉपर धातु है, ए नहीं होगा, अम्लीय होना चाहिए। मैग्नीशियम धातु है, नहीं होगा। कैल्शियम धातु है, नहीं होगा। बचा राजा वो क्या है, धातु, अधातु है। तो आपका आंसर कौन होगा जी, ए होगा, है ना, सिंपल है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, इसका मतलब वो क्षार है। क्या है जी, आपका क्षार है। अगर जो नीला को लाल करता तो फिर अम्ल हो जाता, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा क्षार, है ना। क्वेश्चन छुट्टा नहीं निकाल दो यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, स्वस्थ शरीर का समान पीएच मान कितना होता है। तो हम लोग का स्वस्थ शरीर का पीएच मान होता है, देखिए 7 से लेकर के 7.8 तक, है ना। आगे निम्नांकित यौगिक में कौन जल में विलय होता है ना, कौन जो है जल में विलय है, बताइए। तो कार्बन डाइसल्फाइड, ए नहीं होगा जी। बेंजीन भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, है ना। मेथेन भी नहीं होगा, है ना। ग्लूकोज होगा। ऐसे भी ग्लूकोज आप लोग घर में पीते हैं ना जी, घोल के, है ना। तो आप बताओ इसमें कोई डाउट है, नहीं, तो ग्लूकोज मारिए। निम्नांकित में कौन अम्लगम है, है ना। तो देखिए अम्लगम एक मिश्र धातु बोलते हैं, है ना। तो एक मिश्र धातु है, किस चीज़ का जी, कॉपर और जिंक का। आपका इसमें आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करता है। कौन सी धातु, देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत लोग गलत कर देंगे। ZnSO4 है और यहाँ पे देखेंगे क्या, कॉपर देखेंगे और कहेंगे सर क्या इतना इजी पूछना चाहिए, है ना, इतना इजी पूछना चाहिए बाबू, ये तो गलत हो जाएगा ना जी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ बहुत लोग लेकर गलत कर देंगे। यहाँ पे CuSO4 आता है तब Zn इसको कॉपर को डिस्प्लेस करता है, मतलब विस्थापित करता है ना। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कॉपर जो होता है जिंक से कम क्रियाशील है ना। तो ये जिंक को विस्थापित कर सकता है, नहीं कर सकता है, जिंदगी में नहीं कर सकता है। तो ये तो होगा ही नहीं पॉसिबिलिटी, है ना। प्लेटिनम भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन, एल्युमिनियम होगा। एल्युमिनियम जो है ना जिंक से ज़्यादा क्रियाशील है, तो एल्युमिनियम इसमें होगा आपका। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियाँ को क्या कहलाते हैं। रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है आपका, नीले सिराएं, आलिंद, धमनियाँ। तो देखिए शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, धमनियाँ होगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको हृदय से, कहाँ से, हृदय से, देखिए हृदय ऐसा नहीं होता है ना, फिगर छापना थोड़ा टफ है इसलिए हम ऐसे छापे, है ना। आजकल के मजनू का ऐसा ही होता है। देखिए तो हृदय से जो भी ब्लड बाहर पूरा शरीर में, बॉडी पूरा शरीर में भेजे जाते हैं हृदय से, है ना। इस भाग से पूरा शरीर में भेजे जाते हैं, ये लेके जाता है पूरा शरीर में, उसको धमनियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धमनियाँ। लेकिन हृदय की ओर शरीर से लाता है अशुद्ध रक्त, क्या, अशुद्ध रक्त जो लाया जाता है आपका हृदय में, वो पूरा शरीर से वो लाता है कोई सिराएं। क्या लाता है, सिराएं। तो लेकिन इसमें शुद्ध रक्त बोल रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन युक्त आपको शुद्ध रक्त ही बोलते हैं उसको। तो हृदय की ओर हृदय से दूर लेके जा रहे हैं, मतलब पूरा शरीर में पंप कर रहे हैं, तो ये धमनियाँ हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, है ना। तो लिम्फ, सीरम, प्लाज्मा, इनमें से कौन है, प्लाज्मा होगा आपका जी, है ना। प्लाज्मा होता है हल्का पीले रंग चिपचिपा कलर का होता है ना, जो कि रक्त में आपको 55% मौजूद होता है। किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित रहता है, मतलब स्टोमाटा रहता ही नहीं है ना। तो जीरोफाइट्स, जलमग्न, हाइड्रोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, इनमें से कौन है, इसमें लग रहा है जीरोफाइट्स होगा आपका। क्या होगा, जीरोफाइट्स। चलिए आगे चलते हैं। किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है बताइए।
ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। हाइड्रा में नहीं होगा, अमीबा में भी नहीं होगा, और ईस्ट में होगा। किस में? ईस्ट में। ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है, आपको पता होगा। अवायवीय श्वसन के समय एथेनॉल बनता है। क्या बनता है? एथेनॉल। इस प्रोसेस को ही तो बोलते हैं किण्वन। तो किण्वन कहाँ होता है? आपका ईस्ट में होता है। पूर्ण विकसित अंडाशय का कहलाता है। जो पूर्ण रूप से विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? बीज, फल, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। फूल की बात कर रहा है ना। तो जो अंडाशय हो जाता है, जब विकास कर जाता है तो फल में बदल जाता है। क्या चीज में बदल जाता है? आपका फल में। तो आपका सही होगा फल। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए। C6H12O6 कहाँ पे है? यहाँ। आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं ना? प्रकाश संश्लेषी इकाई किसको कहते हैं जी? क्लोरोप्लास्ट को। कहाँ है आपका? देखो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा आपका। अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? अंडोत्सर्ग मतलब जब अंडाणु बनता है अंडाशय में, है ना, तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तब अंडाणु का उत्सर्जन होता है। तो एस्ट्रोजन नहीं, एस्ट्रोजन तो नहीं होगा, LH ही होगा आपका। क्या होगा आपका? LH। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? द्विखंडन द्वारा किसमें नहीं होता है आपका? बताइए। लेशमानिया या पैरामीशियम, अमीबा। देखिए ये तीनों में द्विखंडन द्वारा होता है अलैंगिक जनन, लेकिन ईस्ट में नहीं होता है। ईस्ट में आपको पता होगा बडिंग, मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन क्या है जी? आपको बताए थे। यहाँ पे मान लो ईस्ट है, ईस्ट से कुछ ऐसे, है ना, बहुत से मतलब बोला जाए तो इस तरह से मुकुलन के द्वारा ईस्ट में क्या होते हैं? अलैंगिक जनन होते हैं। जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। फिर नए नए जीव का निर्माण हो जाता है ईस्ट का, है ना। तो ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा, या तो ईस्ट में, हाइड्रा में भी वही होते थे, है ना। चलिए नो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 60 आपका क्या बोलता है? बता। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो संयोजन क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा आपका जो है ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। क्या चीज द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, है ना। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो भोजन के पाचन में किसका भूमिका होता है? बताइए आप। पित्त रस, अग्नाशय रस, आंत्र रस, इनमें से सभी। इनमें से सभी। पित्त रस को भी होता है, अग्नाशय रस भी, आंत्र रस भी, है ना। ये सब सबो जो होते हैं क्या होते हैं? भोजन के पाचन में मदद करते हैं। इनमें से सभी हो जाएगा आपका। नो नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पित्ताशय में, अग्नाशय में, आंत्र रस में, जठर रस में। देखिए जी ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन पता है आपका प्रोटीन के पाचन में काम आता है ना। तो पित्ताशय में तो नहीं पाया जाता है, अग्नाशय में इसमें पाया जाता है, आंत्र रस में, अरे आंत्र रस में भी आपका ट्रिप्सिन पाया जाता है जी। आपको तो ये भी होता है ना। अरे यार आंत्र रस में अग्नाशय रस में। तो ट्रिप्सिन जो हमको लग रहा है अग्नाशय भी होगा, आंत्र रस भी होगा, दोनों में होगा जी। पता ना इसका क्वेश्चन का क्या लोचा है, लेकिन आप देख लेना, गूगल पे सर्च करना, इसमें दोनों में होते हैं। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम, ट्रिप्सिन जो होते हैं दोनों में पाए जाते हैं, है ना। चलिए आगे। अब दोनों तो हो नहीं सकता है, लेकिन दोनों होता है जी, पता ना कहा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है आपका? छोटी आंत। इसमें तो दिख ही जाएगा कहाँ पे है आपका, बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 64। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? पाचन क्रिया का आरंभ मुख गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है जी। मुख गुहा कहाँ पे? इसमें मुख गुहा से ही आरंभ हो जाता है पाचन। देखिए मुख में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है जी। इसमें क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में बदलते हैं। कुछ बदलते हैं माल्टोज में। जो टाइलिन नामक एंजाइम होता है वो लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में बदल जाते हैं, है ना। 30%। आप कहोगे सर अब चबाएं ये नहीं भोजन तो कैसे होगा? तो लगभग 30% आपका कहाँ? तो मुख गुहा से ही पाचन शुरू हो जाता है ना। ग्रसनी में नहीं होता है, अमाशय छोटी आंत में तो होता ही है। छोटी आंत में तो लास्ट पाचन हो जाता है भोजन का। तो आपका ऑप्शन कौन होगा? बी। निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? टाइलिन होता है, लाइपेज होता है, माल्टेज होता है, लैक्टेज होता है। तो नहीं जी, आपका इसमें होगा लाइपेज। क्या होगा?
लाइपेज। इसमें आपका सही उत्तर क्या होंगे? लाइपेज। चलिए आगे, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है केंद्रक में, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, स्टोमाटा में। तो कोशिका द्रव में होता है जी, साइटोप्लाज्म में। कोशिका द्रव्य में कैसे? देखिए श्वसन का 2 चरण होते हैं, पहला अवायवीय, दूसरा अवायवीय। देखो मान लीजिए आपका कोशिका है, कोशिका के बीच में होता है केंद्रक, है ना, और ये जो द्रव है जेली लाइक जो द्रव होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। तो होता क्या है इसमें कोशिका द्रव में कि जब जाता है कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं, ग्लूकोज के रूप में जब जाता है आपका यहाँ पे, तो ग्लूकोज का जो अणु जाते हैं, ग्लूकोज का अणु का पूर्ण विखंडन यहाँ पे नहीं होता है कोशिका द्रव में, अपूर्ण विखंडन होता है और 2 पाइरूवेट में टूटते हैं, है ना। 2 पाइरूवेट में एक जो ग्लूकोज का अणु होता है 2 पाइरूवेट अणु में टूट जाते हैं। तो ये जो अणु पाइरूवेट मतलब ग्लूकोज जो होता है पूर्ण रूप से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होता है, विखंडन नहीं होता है। तो ये प्रक्रिया ही कहलाता है आपको ग्लाइकोलिसिस। क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस, है ना। तो आपका आंसर होगा कोशिका द्रव, है ना। बाद में वायवीय पार्ट में क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाएंगे, तब वहाँ जाकर के पूर्ण ऑक्सीकरण होगा आपका। ओजोन परत है हानिकारक, उच्च ताप पर लाभदायक, लाभदायी, इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत ऑब्वियसली लाभदायी होगा, है ना जी। क्या होगा आपका? लाभदायी, लाभकारी, है ना, बेनिफिशियल है। निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन है? नर मतलब पुरुष, पुंकेसर, है ना। क्या होगा आपका? पुंकेसर। चलिए पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होते हैं? तो पौधे में श्वसन क्रिया के दौरान जब एटीपी टूटता है तो आपका 3.5 किलो जूल पर मोल, है ना, इतना ऊर्जा मुक्त होता है। आगे चलते हैं। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल एल्कोहल अवायवीय श्वसन से। जब भी एल्कोहल की बात आए तो इथाइल एल्कोहल का चीज अवायवीय श्वसन। अवायवीय कहाँ पे आपका? आपका अवायवीय हो जाएगा। वायवीय श्वसन में कोई एल्कोहल नहीं बनता है जी। वायवीय श्वसन में आपका क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होते हैं, ऊर्जा मुक्त होते हैं और जल बनते हैं। मतलब कि आपका इसमें इथाइल एल्कोहल अवायवीय श्वसन में होता है। ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है तो वहाँ इथेनॉल बनते थे, तो यही तो है इथाइल एल्कोहल, वही है इथेनॉल को ही तो बोलते हैं इथाइल एल्कोहल। तो आपका कौन होगा? अवायवीय श्वसन। चलिए नेक्स्ट वन क्या है आपका? रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेते हैं? तो श्वसन गैस के परिवहन मतलब कि ऑक्सीजन को कौन ढोता है जी? कौन ढोने का काम करता है? लाल रक्त की कणिकाएं। तो आपका पहला जो ऑप्शन दिख रहा है वही सही है ना। चलिए आगे चलते हैं। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। जो पादप का जो अपशिष्ट होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो वेस्ट मटेरियल पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, तो सब जगह जी, है ना। पत्तियों में भी होता है, छाल में भी, तो इनमें से सभी होगा। इनमें से आपका सभी हो जाने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? कौन एंजाइम? मुख तो पता है, यहाँ पे तो एंजाइम स्रावित होता है जी, कोचिटाइलिन बोलते हैं, जिसको सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। ग्रास नली, तो ग्रास नली में कोई भी ग्लैंड्स नहीं लगे हुए हैं, यहाँ किसी तरह का एंजाइम स्रावित नहीं होगा। अमाशय में होता है, इनमें से कोई नहीं, तो नहीं जी, अमाशय में तो होता है, मुख में भी होता है, और ये तो होगा नहीं ऑप्शन ग्रास नली में एंजाइम का स्राव नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बताइए? मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है? तो मूत्र की सांद्रता थायरोक्सिन, एडीएच, वेसोप्रेसिन या मेलाटोनिन। तो एडीएच जी, आपका जो मूत्र की सांद्रता है एडीएच पे निर्भर करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? कौन सा हार्मोन जो है पौधे की वृद्धि से? ऑक्सिन तो नहीं होगा, जिबरेलिन नहीं होगा, साइटोकाइन नहीं होगा, एब्सिसिक एसिड या अम्ल बोलो, ये हार्मोन जो है आपका वृद्धि को रोकता है, मतलब वृद्धि से संबंधित नहीं है ना। ये सब तो सब वृद्धि से संबंधित है ना। तो आपका कौन होगा आंसर? एब्सिसिक अम्ल। 9। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? पाचन, है ना। हृदय में पाचन कहाँ से होगा? श्वसन तंत्र, श्वसन भी नहीं होता है, लंग्स, फेफड़ा। उत्सर्जन तंत्र भी नहीं होगा, है ना।
परिवहन तंत्र है ना, परिवहन करने का काम करता है। परिवहन मतलब पूरा रक्त को पूरा हम लोग को शरीर में भेजने का काम कौन करता है? हृदय ही तो करता है जी, है ना। तो इसमें परिवहन होगा आपका। 77 क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। वंशानुक्रम मतलब कि वंशानुगत जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का गुण जो ट्रांसफर होता है, इसका हम लोग स्टडी कहाँ करते हैं? कोशिका विज्ञान में, अनुवांशिकी में, क्रमिक विकास में, इसमें से कोई नहीं। तो अनुवांशिकी होगा आपका। क्या होगा? अनुवांशिकी। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? 78 क्वेश्चन नंबर, श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस को ग्रहण किया था? तो आप बताइए, इसमें कौन नहीं पता जी? ऑक्सीजन को, है ना। किसको ग्रहण किया जाता है? ऑक्सीजन के, है ना। कुछ मजनू के छुड़ा करके, है ना। कितना लोग बोलते हैं मैं जो जी रहा हूँ बजा तुम हो, ऑक्सीजन के गायब ही कर देता है। तो उन लोग को छोड़ दो, बाकी तो आप लोग तो ऑक्सीजन लेते ही होंगे। 79 ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला याद होगा, C6H12O6। तो कार्बन की परमाणु क्या होगा जी? परमाणु की संख्या कितने परमाणु होते हैं? 6। कार्बन का 6 हो जाएगा। 6 कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन बी आपका सही है ना। तो ये तो ईजी था। चलिए 9 आपका फाइनल क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, है ना। ये जो 80 क्वेश्चन में आपका, यही 80 क्वेश्चन है आपका, है ना। तो ये फाइनल आपका, मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। देखिए क्रियाएं दो तरह के होते हैं, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक मतलब जैसे अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे हाथ को ऐसे कर रहे हो आप, ये क्या है? ऐच्छिक क्रियाएं हैं, है ना। आप जो आपको हृदय जो धड़क रहा है वो आपको ऐच्छिक क्रियाएं हैं। आप चाहोगे तो हृदय के धड़कना बंद कर दोगे? नहीं, हृदय अनैच्छिक क्रियाएं हैं, है ना। आपका छींक आता है, वो सब क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। आप अपनी इच्छा से थोड़ी ना छींकते हो जी, है ना। तो वो सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं, आपका इच्छा से नहीं होते हैं, है ना। हम एक चुटकी बजा रहे हैं, ये क्या है? ऐच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रिया कहाँ से संपन्न होते हैं? मेडुला में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में। तो पश्च मस्तिष्क में होगा। क्या होगा राजा? पश्च मस्तिष्क में। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ आपका जो आज का सेशन है खत्म होता है ना। जो सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बचे हैं आपका सब्जेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, है ना। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा जी, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। एक तो वीडियो लंबा हो चुका है ना। तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं ना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू फॉरएवर। जय हिंद, जय भारत।